ये क्या सेठ जी, मेरे सामान के हुए 3 चांदी के सिक्के और मैंने आपको दिया 1 स्वर्ण का सिक्का, पर आपने मुझे 2 चांदी के सिक्के ही दिए, बाकी के 5 सिक्के कहाँ हैं? ये क्या कह रहे हो भाई, मैंने तो तुम्हें पहले ही सारे सिक्के दे दिए हैं। झूठ बोल रहे हो धनसुखलाल, तुमने मुझे 2 चांदी के सिक्के ही दिए हैं, मुझे मेरे बाकी के सिक्के भी चाहिए। अरे ये क्या, तुम्हें तो मेरा नाम भी पता है। पता तो होगा ही ना, पूरे गांव को तुम्हारे कारनामों के बारे में पता है। बाहर कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि तुम एक लालची सेठ हो जो दूसरों को ठगता है चंद पैसों के लिए, पर मैं मूर्ख था जो उनकी बात ना मानकर तुम्हारी दुकान में घुस आया। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए। सेठ जी, मुझसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसे कब से देखा जा रहा हूँ, आपकी बुराई किए जा रहा है। देखो भाई, सामान नहीं लेना हो तो मत लो, पर मैं अब और बुराई नहीं सुन सकता अपने सेठ जी की। अरे शांत हो जा हरिया, तू क्यों इतना चिल्ला रहा है? ग्राहक है ये, और वैसे भी इनके बोलने ना बोलने से क्या होगा, इनके पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने इन्हें पूरे पैसे नहीं दिए। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो धनसुखलाल, ऐसा करके तुम कितने दिन तक धंधा कर पाओगे? देखना, तुम बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे, शायद तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने, अब यहाँ से निकल या धक्के मारकर निकालूं मैं तुझे। हाँ हाँ जाता हूँ, पर धनसुखलाल मेरी बात को हमेशा याद रखना। ऐसा कहते ही वो ग्राहक वहां से चला जाता है और धनसुखलाल और हरिया दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं। वो दोनों ऐसे ही मासूम और सीधे सादे लोगों को ठगते और धन लूट लेते थे, और ये सब होते हुए पीछे से दिव्या देख रही थी और उसे बहुत ही खराब लगता है। ये आपने ठीक नहीं किया जी। ठीक नहीं किया? ये तुम क्या बोल रही हो दिव्या? भला मैंने क्या कर दिया? अब आप इतने बेपोली मत बनिए जी, अब तो पूरे गांव को भी आपके कारनामों के बारे में पता चल गया है। आप ऐसे लोगों को क्यों ठग रही हो? ये तो गलत है ना? देखो दिव्या, तुम समझने की कोशिश करो, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हम दोनों आराम से अमीरों जैसी जिंदगी जी पाएं। तो क्या लोगों को ठग के या उन्हें लूट कर आप आराम की जिंदगी जी पाएंगे, उनकी बद्दुआओं के साथ? देखो दिव्या, अगर अमीर बनना है तो ये सब करना तो पड़ेगा। ये दुनिया ऐसी ही नहीं है, यहाँ जितने भी अमीर या कामयाब इंसान को तुम देखो, वो कभी भी अपनी मेहनत से अमीर नहीं बने, क्योंकि मेहनत करने को तो कोई मजदूर या किसान भी करता है, पर क्या वो अमीर हैं? नहीं, अमीर वही है जिसने कुछ गलत किया हो, किसी को लूटा हो। ये सच नहीं है, जो गलत काम करते हैं उनके साथ आगे चलकर गलत जरूर होता है। वो आज भले ही अच्छी जिंदगी जी रहे हो, पर वो ऐसे ही आगे भी नहीं जी पाएंगे। दिव्या, तुम समझ नहीं रही हो, छोड़ो, तुम्हें समझाने का भी कोई फायदा नहीं। अब तुम यहाँ से जाओ, धंधे का समय है, मुझे और ग्राहकों को देखना है। समझ तो आप नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पर एक दिन आपको आपकी गलती का एहसास जरूर होगा। हे भगवान, पता नहीं ये किस इंसान से मेरी शादी हो गई है। अगर मुझे पहले से ही पता होता तो मैं इनसे शादी कभी नहीं करती। लगता है सेठानी जी बहुत ही नाराज हैं आपसे। तो इसमें भला मैं क्या ही कर सकता हूँ? वो समझी नहीं रही कि ईमानदारी से पैसे कमाकर अमीर बनना कितना कठिन है, और आज के युग में कौन ईमानदारी से धंधा करता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है सेठ जी। सेठानी जी को समझना चाहिए कि आप ये सब उनके लिए ही तो कर रहे हो। पर आप चिंता मत करो सेठ जी, कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। एक तू ही तो है हरिया
जो मुझे इतने अच्छे से समझता है। उस ग्राहक के साथ बुरा कहने के बाद उस दिन उसके दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाता है और ग्राहक का इंतजार करते करते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। ये क्या हरिया, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि हमारा धंधा मंदा चलने लगा है। आजकल हमारी दुकान पर कोई खरीदारी करने ही नहीं आ रहा और कल तो पूरा दिन निकल गया। हमने जिसे ठगा था उसके बाद और एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धंधा मंदा तो चल रहा है कि जरूर सबको पता चल गया है आपके बारे में, इसीलिए कोई डर के कारण यहाँ आने की ही नहीं सोच रहा है। सही कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम और भी गरीब हो जाएंगे। पर सेठ जी, हम कर भी क्या सकते हैं? अगर ग्राहकों को लूटो तो ग्राहक कम हो जा रहे हैं, ना लूटो तो बिक्री कम हो जा रही है। अब ऐसे में करें तो क्या करें? लगता है इस दुकान का नाम बदलना पड़ेगा। पर नाम क्यों सेठ जी? क्योंकि जिसे मेरे बारे में पता है वो मेरे नाम से ही जानता है। अगर मैं नाम ही बदल दूं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और देखना कैसे ग्राहकों की लंबी कतार लग जाएगी। विचार तो बहुत ही अच्छा है सेठ जी, ऐसा ही करते हैं। उसके बाद दुकान के बाहर लगा नाम को हटाकर दूसरा नाम रख दिया गया ताकि ग्राहकों को गुमराह किया जा सके। हो गया सेठ जी, धनसुख लाल नाम हटाकर चंदू नाम रख दिया है। बहुत बढ़िया हरिया, अब देख कैसे लगती है ग्राहकों की लंबी कतार। धनसुखलाल का नाम हटाने से अचानक से ही बहुत सारे ग्राहक उसकी दुकान में आने लग जाते हैं और ये सब देखकर लिलिया भी हैरान हो जाती है। ये क्या, दुकान में अचानक से इतने ग्राहक कैसे आने लगे? पहले तो मुश्किल से 2-4 ग्राहक आते थे। जरूर इन दोनों ने कुछ तो युक्ति लगाई है। चलो, अच्छा ही है कि ग्राहक आने लगे हैं। बस अब इस बार भी कुछ गड़बड़ ना कर दी ये दोनों। देखा हरिया, मेरी योजना का कमाल। हाँ सेठ जी, आपने तो कमाल कर दिया, पर आज आपने किसी को ठगा क्यों नहीं? अरे हरिया, तूने देखा नहीं कि दुकान में कितनी भीड़ थी? अब भीड़ के सामने ही मैं ठगूंगा तो सबको पता नहीं चल जाएगा। बात तो आपने बिल्कुल सही कही सेठ जी। अब इंतजार है तो किसी अकेले व्यक्ति का। फिर वो दोनों इंतजार करने लग जाते हैं एक अकेले व्यक्ति के आने का, ताकि उसे वो दोनों ठग सके और किसी के पास कोई सबूत भी ना हो। तभी हरिया को एक आदमी दिखता है जो उसके दुकान के पास चला आ रहा था। सेठ जी, वो देखिए, एक आदमी इसी तरफ चला आ रहा है, वो भी अकेला, और उसकी कमर पर तो देखिए धन की पोटली। लगता है बहुत सारा धन है उसके पास। अच्छा, तो क्यों ना ठगने के स्थान पर वो पोटली ही ले लें उससे। पर हम पोटली कैसे लेंगे उससे? उसके बाद वो ग्राहक आता है सामान खरीदने के बाद धनसुखलाल को पैसे दे देता है और जैसे ही वो वहां से जा रहा था तभी हरिया उसे जानबूझकर टकरा जाता है और धन की पोटली को अपनी पोटली से बदल देता है। माफ करना भाई, मेरी ही गलती थी, मैंने देखा नहीं आपको और टकरा गया। अरे क्या कर रहा है हरिया, जरा ध्यान से काम किया कर। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। काम अच्छे से हुआ कि नहीं? अरे आपने सिखाया था तो काम कैसे नहीं होगा। ये देखिए, धन से भरी पोटली
अब आपकी हुई। शाबाश हरिया शाबाश, तुझसे यही उम्मीद थी मुझे। वो दोनों धन की पोटली पाकर खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वो ग्राहक फिर से आ जाता है अपनी पोटली को ढूंढते हुए। अरे सेठ जी, आपका नौकर, इसने शायद मेरी पोटली चुरा ली है और अपनी पोटली से बदल दी। ये क्या बोल रहे हो भाई? मैं बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हूँ, ऐसे गिरे हुए काम मैं नहीं करता। और भला मैंने कब तुम्हारी पोटली चुराई है? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ही ने मेरी धन की पोटली को चुराया है। तुम ही थे जो मुझसे टकराए थे, जिसके बाद मेरी पोटली गिर गई थी, क्योंकि तब से तो धन की पोटली मेरे पास ही थी, मैंने कहीं भी छोड़ी नहीं थी। देखिए महाशय, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं करता है। ये बहुत ही भरोसेमंद आदमी है। मैं तो इसके भरोसे ही पूरी दुकान छोड़ देता हूँ, फिर भी 1 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं होती। ध्यान से देखिए, कहीं गिर गई होगी। अगर कहीं गिरी होती तो ये पोटली खाली होती ना, पर इसमें तो कंकर पत्थर भरे हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी ने धन की पोटली को बदलकर कंकर पत्थर वाली पोटली को बदल दिया, ताकि मुझे पता ना चले। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है। अरे क्या धनसुखलाल, तू अपना नाम बदलकर चंदू कब से रखने लग गया? क्या कहा? धनसुखलाल? इस आदमी का नाम धनसुखलाल है, पर बाहर तो चंदू लिखा हुआ था। अरे वही तो मैं देख रहा हूँ, हैरान हूँ। बोल भाई, नाम क्यों बदल दिया अपना? बिक्री नहीं हो रही थी, इसीलिए क्या तुझे लगता है कि सिर्फ नाम बदलने से तेरी बिक्री बढ़ जाएगी? और बढ़ भी गई तो तू फिर से ज्यादा पैसे के लालच में सबको ठगने लगेगा। और कब तक ऐसे नाम बदलता रहेगा? धनसुखलाल बदलना है तो खुद को बदल, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला, समझा? अरे तुझे उससे क्या? मेरी मर्जी, दुकान मेरी है, मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार नाम बदल सकता हूँ। तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? अच्छा, तो अब बात समझ आ रही है। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरी धन की पोटली इन दोनों ने मिलकर ही चुराई है। क्या कहा? तुम्हारी धन की पोटली भी चुरा ली इन दोनों ने? हाँ मित्र, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। आज मेरा घर और सारी जमीनें नीलाम होने वाली हैं। उसे ही रोकने के लिए कितनी मुश्किल से मैंने इतना सारा धन इकट्ठा किया, और इन दोनों ने मिलकर वो धन भी चुरा लिया। अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो मेरा घर और मेरी जमीन सब नीलाम हो जाएगा। अरे रे 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 रे, ये तो बहुत ही दुख की बात है मित्र। सुन रहा है धनसुखलाल, अब भी समय है, वो धन इस बेचारे को दे दे, नहीं तो इसकी सारी जमीन और घर दोनों ही नीलाम हो जाएगा। क्या तू किसी की जिंदगी बर्बाद करके खुश रह पाएगा? बता जरा। मैंने कितनी बार कहा है कि वो धन मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धन कहाँ है। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से और मुझे धंधा करने दो। तुम दोनों की वजह से मेरा धंधा नहीं हो पा रहा है। अब तो कुछ नहीं हो सकता है मित्र, ये आदमी बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये धन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। भला इसी में है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। पर वर कुछ नहीं, बहुत सुन लिया तुम दोनों का। अब यहाँ से निकलते हो या धक्के मार कर बाहर करूं? हाँ हाँ, जा रहे हैं जा रहे हैं। चलो मित्र, अब यहाँ और रुक के कोई फायदा नहीं होने वाला। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। वो ग्राहक सही कह रहा था हरिया, अब हम और कितने नाम बदलेंगे? लगता है अब जगह ही बदलनी पड़ेगी। पर सेठ जी, हम जगह भी कितनी बदलेंगे? बस एक बार ही। मैंने अब तक बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया है, इतना धन कि अब मैं बहुत ही अमीर बन चुका हूँ।
अब मेरे पास धन की कोई भी कमी नहीं है। अब दूसरी जगह जाकर ईमानदारी से बिना किसी से 1 रुपए ठगे अपना जीवन अपनी पत्नी दिव्या के साथ आराम से जीऊंगा। क्या बात है सेठ जी, अब तो सेठानी जी भी आपसे बहुत खुश हो जाएंगी। हालांकि खुशी तो अब भी होंगी आपसे। अब भी खुश होगी? पर ऐसा क्यों? अरे आप भूल गए क्या सेठ जी, 2 दिन बाद आप दोनों की तीसरी सालगिरह है, तो आप कोई तो तोहफा देंगे ना, उससे वो खुश हो जाएंगी। अरे हाँ हरिया, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, नहीं तो पता नहीं क्या करती वो मेरा। वैसे तोहफा तो अच्छा सा देना पड़ेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या दूं। सोने की हार कैसी रहेगी सेठ जी? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत ही महंगा हो जाएगा। क्या सेठ जी, आपके पास तो इतना सारा पैसा है, फिर भी अपनी सालगिरह पर कंजूसी कर रहे हो। क्या कहा? अरे मैं तो बस ऐसे ही। अरे दुकान वाले भैया, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं क्या? अरे हाँ हाँ बेटा, बोलो क्या मदद चाहिए? कोई सामान खरीदना है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपसे ये पूछने आया था, ये जो मेरे हाथ में हार है वो असली है या नकली? मुझे रास्ते में पड़ा मिला तो मैंने उठा लिया। वो बच्चा जो अपने साथ हार लाया था वो बहुत ही सुंदर और दिखने में बहुत ही मूल्यवान लग रहा था। जब धनसुखलाल उस हार को देखता है तो देखते ही रह जाता है। अरे ये क्या बच्चे, तुमने तो नकली हार उठा लिया, इसके तो तुम्हें कोई कौड़ी के दाम भी नहीं देगा। क्या आप सच बोल रहे हो भैया? अरे हाँ हाँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा। पर तुम चिंता मत करो, मेरा दिल बहुत ही बड़ा है। मैं तुम्हें इस हार के बदले में पूरा 1 चांदी का सिक्का दूंगा। 1 चांदी का सिक्का? अगर ऐसा है तो आप ये हार ले सकते हो, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद धनसुखलाल ने वो मूल्यवान हार 1 चांदी के सिक्के में उस मासूम से बच्चे से ले लिया और वो बच्चा खुश होकर वहाँ से चला जाता है। देखा हरिया, कैसे इस बच्चे को मैंने मूर्ख बनाकर ये मूल्यवान हार ले लिया। अब तो दिव्या इस हार को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। सही कहा सेठ जी, सच में आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। उसके ठीक 2 दिन बाद धनसुखलाल दिव्या को अपनी तीसरी सालगिरह पर वो मूल्यवान हार देता है। दिव्या हार देखकर उसके मन में शंका तो होती है, पर वो उस दिन को बहुत ही खुश होती है, इसलिए उतना ध्यान नहीं देती और अपनी सालगिरह मनाने के बाद वो अगले दिन वही हार पहनकर बाजार चली जाती है सब्जियां लाने। अरे अरे दिव्या जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था, तो बताइए कौन सी सब्जी दूं? अरे सब्जी छोड़ो और ये देखो, दिव्या के गले में कितना सुंदर हार है, बहुत ही कीमती लग रहा है। क्या बहन, तुम भी ना, तुम्हें क्या लगता है मेरे पति जो इतने कंजूस है, मूल्यवान वस्तु खरीद के दे भी सकते हैं क्या? वो भी है, पर देखने से तो बहुत ही मूल्यवान लग रहा है, कि चोरी का तो नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं धनसुखलाल भाई? ठग और बेईमान जरूर हो सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो चोरी करेंगे। हाँ सही कहा, ये हार उन्होंने चोरी तो बिल्कुल भी नहीं की है, मुझे उन पर इतना विश्वास तो है ही। हाँ हाँ समझ गई, मैं तो बस उपहास कर रही थी। वो तीनों ही आपस में बहस कर ही रही थी, तभी वहाँ से 2 सैनिक गुजर रहे थे। उनमें से एक सैनिक की नजर दिव्या के गले में रखे हार पर गई। अरे मित्र, जरा देखना तो,
उस स्त्री ने जो हार पहना हुआ है वो हार मुझे महारानी के गले का लग रहा है। अरे हाँ मित्र, ये तो वही हार है जो महारानी के कक्ष से चोरी हो गया था। चल 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 कर पता करते हैं। जरा सुनिए, हमें जरा बताइए कि आपके गले में जो हार है वो आपको किसने दिया और किसका है? ये हार तो मेरा ही है। मुझे ये हार मेरे पति ने मेरी तीसरी सालगिरह के अवसर पर भेंट स्वरूप दिया है। पर क्या हुआ, आप दोनों इस हार के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये हार चोरी का है। ये आप क्या कह रहे हैं? चोरी का है? हाँ, ये हार चोरी का है जो महारानी के कक्ष से चोरी हो गया था। वरना तुम ही बताओ कि क्या कोई इतनी मूल्यवान वस्तु ऐसे ही किसी को भेंट स्वरूप दे सकता है क्या? इसका मूल्य का अंदाजा भी है तुम्हें कि कितना मूल्यवान है ये हार? नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति कुछ भी कर सकते हैं पर चोरी नहीं कर सकते। मेरा विश्वास कीजिए। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये कोई गलतफहमी नहीं है। ये वही महारानी का हार है जो चोरी हो गया था और इसमें कोई शक नहीं। हाँ, और अब चुपचाप हमें अपने पति के पास ले चलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जी, मैं लेके चलती हूँ। देखा बहन, मैंने कहा था ना, मुझे तो ये हार चोरी का ही लग रहा था और देखो ये तो चोरी का ही निकला। सही कहा बहन, मुझे तुम्हारी बात को मान लेना चाहिए था। उसके बाद दिव्या सैनिक को लेकर अपने पति के पास जाने लगी। जाने के बाद सैनिकों ने धनसुखलाल को पकड़ लिया और महाराज के पास ले गए। प्रणाम महाराज। महाराज, हमने उस चोर को ढूंढ लिया है जिसने महारानी का हार चुराया था। ये जो व्यक्ति आपके सामने उपस्थित है, इसका नाम धनसुखलाल है। गांव वालों से पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये कितना बड़ा ठग और लालची किस्म का इंसान है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने महारानी का हार नहीं चुराया। मैं मानता हूँ कि मैं ग्राहकों को ठगता हूँ ताकि थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकूं, पर मेरा विश्वास कीजिए, ये हार मैंने नहीं चुराया है। अगर ये हार तुमने नहीं चुराया है तो तुम्हारे पास ये हार आया कहां से? ये हार मुझे के बच्चे ने दिया था। उसे ये हार रास्ते में पड़ा मिला। वो मेरे पास आया था और पूछ रहा था कि ये हार असली है या नकली। मैंने लालच में आकर झूठ कहा कि ये हार नकली है और केवल एक चांदी के सिक्के में मैंने उससे ये हार खरीद लिया। हमें क्या तुमने मूर्ख समझा है कि कोई भी कहानी हमें तुम सुनाओगे और हम मान लेंगे? तुमने क्या कहा? ये हार उस बच्चे को रास्ते में मिला। अब भला कोई चोर इतनी मेहनत से एक हार चोरी करता है और उसे ऐसे ही रास्ते में छोड़ देगा? पर मेरा विश्वास कीजिए मंत्री जी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। चोर से गलती से हार गिर गई होगी और इत्तेफाक से वो हार तुम्हें मिल गया होगा। लेकिन क्या वो हार उस चोर से गुम होने के बाद वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा? तुम्हारी पत्नी जिस प्रकार हार पहनकर पूरे गांव में घूम रही थी, चोर के लिए तो इस हार को ढूंढना बहुत ही आसान बात है। पर फिर भी चोर ने तुमसे हार नहीं लिया। इसका तो केवल एक ही मतलब होता है कि कोई दूसरा चोर था ही नहीं। तुम ही वो चोर हो जिसने महारानी के कक्ष से हार चोरी किया। नहीं मंत्री जी, मेरे पति ऐसे नहीं हैं। मैं उनको अच्छी से जानती हूँ। वो किसी को ठग सकते हैं, किसी को फंसा सकते हैं, लेकिन चोरी वो भी राजमहल में, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते मंत्री जी। मुझे इन पर पूरा भरोसा है। भला तुम्हारे विश्वास करने ना करने से क्या लाभ? तुम तो उसकी पत्नी हो, उसकी तरफदारी तो करोगी ही। मंत्री जी, आप जरा शांत हो जाइए।
मुझे नहीं लगता कि बहस करके कोई फायदा है। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और कारागार में डाल दो, लेकिन उससे पहले इसके ये दोनों हाथ काट दो, ताकि ये फिर कभी चोरी करना तो दूर, चोरी करने की सोचे तक नहीं। इसे भी तो पता चले कि राजमहल से चोरी करने की सजा क्या होती है। नहीं महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए और जल्दबाजी में कोई सजा ना सुनाइए। इसमें भला जल्दबाजी कैसी? सारे सबूत इसके खिलाफ हैं और इसके पास तो कोई सबूत भी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि ये निर्दोष है। माफ करना देवी, पर हमने निर्णय ले लिया है, सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। अगर बात सबूत की है तो मैं लाऊंगी सबूत। आप बस मेरे पति के हाथ मत कटवाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम आपको 2 दिनों की मोहलत देते हैं। अगर आपने सबूत पेश कर दिया तो हम इस सेठ को खुशी खुशी जाने देंगे, अन्यथा 2 दिनों के बाद इसके हाथ कटवा दिए जाएंगे और इसे आजीवन कारागार में ही रहना पड़ेगा। और सिर्फ 2 दिन, ये तो बहुत ही कम समय है महाराज। भला मैं इतने कम समय में कैसे असली चोर का पता लगाऊंगी? अगर आप 2 दिनों के अंदर चोर को नहीं ढूंढ सकती तो ठीक है, आज ही हम इसके हाथ कटवा देते हैं। सैनिकों, नहीं नहीं महाराज, मैं ढूंढ लूंगी। मैं कैसे भी करके 2 दिनों के अंदर अंदर उस चोर को ढूंढ लूंगी। आप बस इनके हाथ मत कटवाइए। नहीं दिव्या, छोड़ो, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम 2 दिनों के अंदर अंदर चोर को नहीं ढूंढ सकती हो, इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे हाथ को कट जाने दो। शायद मैंने आज तक लालच में आकर जितने भी पाप किए हैं, उन सब पापों की सजा तो एक ना एक दिन मुझे मिलनी ही थी। नहीं, मैं हूं ना, आप भरोसा रखिए। मैं कैसे भी करके उस चोर को ढूंढ निकालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बेकार की मेहनत मत करो दिव्या, मुझे तो तुम्हारी बात बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी। याद है, तुमने मुझसे एक दिन कहा था, जो बुरे कर्म करके अमीर बनते हैं वो आज तो अपना जीवन आराम से जी रहे हैं, लेकिन क्या आगे भी जी पाएंगे? आज मुझे उसका जवाब मिल गया दिव्या। जो बुरे कर्म करके अमीर बनते हैं, उनके साथ भी बुरा होता है। मुझे खुशी है कि आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, पर आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए जी। मैं आपकी पत्नी होने के नाते आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। अब बहुत हो गया तुम दोनों का। सैनिकों, ले जाओ इस चोर को और डाल दो कारागार में। और हाँ, याद रखना देवी, केवल 2 दिन और 2 दिनों का समय है तुम्हारे पास, समझ गई ना? जी, मैं अच्छे से समझ गई महाराज। उसके बाद तनसुखलाल को कारागार में डाल दिया जाता है और दिव्या निकल पड़ती है उस चोर को ढूंढने के लिए। भूखी प्यासी ही वो पूरा दिन उस चोर को ढूंढने में यहाँ से वहाँ लगा देती है, पर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी चोर कहीं नहीं मिलता है। हे माँ, मेरी मदद करो माँ, आज मैं एक बहुत ही बड़ी धर्म संकट में फंस चुकी हूँ। मेरे पति को कारागार में डाल दिया गया है और 2 दिन बाद अगर मैंने सबूत पेश नहीं किया महाराज के सामने, तो वो मेरे पति के हाथ काट देंगे। मुझे पता है कि मेरे पति ने बहुत से पाप किए हैं, सबको ठगते आए हैं, पर अब उनको उनकी गलती का पछतावा हो चुका है। माँ, हे माँ, आप उन्हें हो सके तो आप माफ कर दीजिए और मेरी सहायता करो माँ, ताकि मैं उन्हें बचा सकूं। सहायता करो माँ, सहायता करो। दिव्या माँ के सामने बहुत ही विनती करती है और प्रार्थना करने के बाद
वह माँ के मंदिर से जाने लगती है और कुछ देर चलने के बाद पेड़ के पीछे 3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी दिव्या उनकी बातें सुन लेती है। क्या बात है छोटू, तूने तो कमाल ही कर दिया। क्या नाटक किया है उस लालची धनसुख लाल के सामने। मुझे तो पता था कि वो लालची सेठ लालच में आकर उस हार को ले ही लेगा, इसीलिए तो मैंने गौतम से कहकर महारानी के कक्ष से हार की चोरी करवाई। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि वो चोरी के इल्जाम में फंस गया और उसे सजा हो गई। पर तुझे पता है कि उस हार को चोरी करने में कितनी मेहनत लगी। अगर मैं फंस गया होता तो सोचा है मेरे साथ क्या होता। अरे हाँ हाँ मित्र, मैं समझ सकता हूँ, पर तू तो मेरा सच्चा दोस्त है। अपने दोस्त के लिए ऐसे छोटे मोटे खतरे उठा ही सकता है, क्यों? वो तो है। अच्छा, तो अब बात समझ में आ रही है। मतलब मेरे पति को इन लोगों में मिलकर जानबूझकर फंसाया है। पर अब मैं महाराज के सामने ये कैसे साबित करूंगी कि मेरी पति बेगुनाह है और चोरी में इन तीनों का हाथ है। दिया को अब असली गुनहगार का पता तो चल जाता है, पर उसके पास कोई सबूत नहीं होता, जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाती है। और फिर अगले ही दिन राजमहल में फिर से सुनवाई शुरू हो जाती है। तो बताइए देवी, क्या आपने चोर को ढूंढ लिया है या मैं आपके पति के हाथ कटवा दूं? नहीं महाराज, मैंने उस चोरों को ढूंढ लिया है और उन सब में राज दरबार में बुलाने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है देवी। यही है वो तीनों जिन्होंने मिलकर मेरी पति को चोरी के आरोप में फंसाया है महाराज। पर हम कैसे मान लें कि इन्हीं तीनों ने आपके पति को फंसाया है? आपके पास क्या सबूत है? हमें सबूत दिखाइए देवी। सबूत? मैं स्वयं हूँ महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? आप और सबूत? जी महाराज, इन तीनों ने मेरे ही सामने अपना अपराध स्वीकार किया है महाराज। आपके सामने अपना अपराध स्वीकार किया है? पर कैसे? और ये भला सामने से अपना अपराध स्वीकार क्यों करेंगे मंत्री जी? क्योंकि जब कल दिव्या जी माँ के मंदिर से आ रही थीं, तो उन्होंने इनकी बातें सुन ली, जिससे ये पता चला कि इन सब घटनाओं के पीछे इन्हीं तीनों का हाथ था। जिसके बाद दिव्या जी मेरे पास आईं और मुझसे हाथ जोड़कर विनती करने लगीं, जिससे मैं इन्हें मना नहीं कर पाया और मैंने एक युक्ति सोची जिसमें ये तीनों ही फंस गए महाराज। कैसी युक्ति मंत्री जी? मैंने एक साधारण से व्यक्ति का भेष बनाया और इन तीनों के पास गया और इनके सामने मैं कहने लगा कि सुन मित्र, वो धनसुख लाल चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। कितना अच्छा हुआ, उस जैसे ठगी इंसान के साथ ऐसा ही होना था। सुनने में आया है कि किसी ने उसे फंसाया है। भगवान उसका भला करे जिसने उसे फंसाया है। अगर वो व्यक्ति के दर्शन मुझे हो जाएं, तो मैं तो उसे बहुत ही बड़ी भेंट दूंगा। और ऐसा कहते ही इन तीनों से रहा नहीं गया और सारी सच्चाई इन्होंने बता दी कि कैसे इन तीनों ने मिलकर धनसुख लाल को फंसाया। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो क्या तुम तीनों बताओगे कि तुम तीनों ने ऐसी गिरी हुई हरकत क्यों की भला? जी महाराज, मेरा नाम मंगलू है और मेरे दोस्त का नाम गौतम है। मैंने ये सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि इस धनसुख लाल की वजह से मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद सब मुझसे छिन गया और इसीलिए मैंने अपने दोस्त की मदद ली और इस धनसुख लाल को चोरी के आरोप में फंसा दिया। पर धनसुख लाल ने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी सारी जायदाद तुमसे छिन गई? उसके बाद मंगलू सारी बात
खुलकर महाराज के सामने बता देता है कि कैसे हरिया और धनसुखलाल ने मिलकर उसके सारे धन को चुरा लिया था, जिसकी वजह से सारी जायदाद नीलाम हो गई और वो कुछ न कर सका, जिसके बाद धनसुखलाल को भी अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा होता है। मुझे माफ कर देना मित्र, मेरी वजह से तुम्हारी सारी जायदाद तुमसे छिन गई और इसका मुझे बहुत ज्यादा खेद है, और इसीलिए मैं जुर्माने के तौर पर तुम्हें अपनी सारी जायदाद देता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना मित्र। नहीं, मुझे तुम्हारी सारी जायदाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने नुकसान की भरपाई हो जाए, इतना चाहिए बस। ठीक है, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा है तो ठीक है, इस परिस्थिति को देखते हुए मैं तुम सबको माफ करता हूं और तुम सबको आजाद करता हूं। पर धनसुखलाल, याद रखना, अगर फिर से तुमने लोगों को ठगना शुरू कर दिया और गलत काम करने पर उतर आए तो मैं तुम्हें कारागार में अवश्य डालूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जी महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। और तुम्हारा शुक्रिया दिव्या, तुमने आज मेरे हाथ कटने से बचा लिए। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बात मानूंगा। उसके बाद धनसुखलाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लोगों को ठगना बंद कर देता है और मंगलू को भी उसकी सारी जायदाद उसे वापस मिल जाती है और इस तरह सब ठीक हो जाता है।